नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, पैन आधार हैव बीन मेड मैंडेटरी फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस माने एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 20 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है तो आपको पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना जरूरी है। अब आप पूछोगे पहले भी तो ऐसा रूल था। जरूर था दोस्तों। अगर आपको 50,000 से ज्यादा पैसे डिपॉजिट करना है कोई भी बैंक में तो आपको पैन कार्ड नंबर देना जरूरी था ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सके। पर देखिए दोस्तों, इस रूल में एक लूपहोल था। अगर 50,000 से नीचे का ट्रांजैक्शन कोई करते हैं तो उन्हें पैन कार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं था और एक फाइनेंशियल ईयर में वो चाहे कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक इंडिविजुअल जो टैक्स बचाना चाहते हैं 49,999 रुपीज जमा करते हैं साल में 100 बार, तो उनको पैन कार्ड नंबर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूल तो ये कहता था कि 50,000 से ज्यादा पैसे अगर आप डिपॉजिट करोगे तब जाके आपको पैन कार्ड नंबर देना था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका एक एनुअल लिमिट लेके आया। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप टोटल 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इंडिया में नॉन टैक्सेबल इनकम कौन कौन सा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बात ये है, अब ये जो 20 लाख का थ्रेशोल्ड आया है ना, या फिर लिमिट आया है, इसमें नॉन टैक्सेबल इनकम भी काउंट होगा। अगर आप नॉन टैक्सेबल इनकम भी एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा करते हो तभी आपको पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह देना पड़ेगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पूरे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते रहेंगे। नाउ हाउ विल दिस हेल्प टैक्स डिपार्टमेंट? देखिए, ये जो नए रूल से टैक्स डिपार्टमेंट को काफी मदद करेंगे। कैसे? ऑलरेडी एक एक्सिस्टिंग प्रोविजन ऑफ टीडीएस डिडक्शन है अंडर सेक्शन 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 194N यूनियन बजट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन कैश विड्रॉवल्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़। ये कैसे काम करते हैं मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए एक इंडिविजुअल के अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे पड़े हैं और ये इंडिविजुअल पिछले 3 साल से अपना आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। नाउ अगर ये इंडिविजुअल बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए आते हैं, अगर ये 1 करोड़ से ज्यादा पैसे विड्रॉ करते हैं, उसी टाइम पर उनका 5% टैक्स कट जाएगा। मतलब अगर वो 1 करोड़ रुपये विड्रॉ करते हैं, उन्हें केवल 95 लाख मिलेगा। 5 लाख रुपीस टैक्स कट जाएगा। और जब 2020 बजट हुआ था, यही थ्रेशोल्ड को 20 लाख कर दिया था। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल पिछले 3 साल से अपना आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर वो 20 लाख से ज्यादा पैसे विड्रॉ करने आते हैं तो उनका भी टीडीएस डिडक्शन एट सोर्स हो जाएगा। मतलब टैक्स कटने के बाद ही आपको बाकी पैसे मिलेंगे। वैसे रूल ये कहता है दोस्तों, अगर आप 20 लाख से ज्यादा पैसे विड्रॉ करने आता है 1 करोड़ तक, तो आपका 2% डिडक्शन हो जाएगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका 5% डिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? नाउ दिस कुड बी अप्लाइड इन केस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट और द नॉन इनकम टैक्स पेयर्स। यही बात मैंने आपको पहले बोला था दोस्तों, इंडिया में कुछ इनकम ऐसा है जो नॉन टैक्सेबल है। अब ये जो रूल है ये एग्रीकल्चरिस्ट एंड नॉन इनकम टैक्स पेयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई इनकम आपका नॉन टैक्सेबल है, वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसमें भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। समझ गए आप? नाउ द पैन आधार इंटरऑपरेबिलिटी विल हेल्प बैंक्स टू रिकॉर्ड डिटेल्स फॉर दोज हु डोंट हैव द पैन। अगर किसी के पास पैन कार्ड है नहीं तो आधार कार्ड तो होगा, तो पैन आधार इंटरऑपरेबिलिटी करके एक रूल है। मतलब पैन अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हो। नाउ द इंटरचेंजेबल आधार पैन प्रोविजन इन द रूल्स वुड अलाउ ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू आस्क फॉर आधार इन केस एन इंडिविजुअल स्टेट्स दैट ही और शी डजंट हैव पैन। अगर आप बोलते हो मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। और ये जो रूल है ये फाइनेंस एक्ट 2019 में क्लियरली लिखा हुआ है। अगर पैन कार्ड नहीं है आधार कार्ड भी चलेगा। वैसे दोस्तों आपको और एक चीज पता होगा, 2017 जून 30 को गवर्नमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना मैंडेट किया था। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ विच आर द टैक्स फ्री इनकम इन इंडिया? कौन कौन से इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए, फार्मिंग एक्टिविटी से या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अगर आपका कोई इनकम क्रिएट हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
अब देखिए कौन कौन से इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर कर सकता है, ये भी एक सवाल है। नाउ अगर आपका कोई पोल्ट्री फार्म है, अगर आप कैटल रेयरिंग करते हो, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। क्लियर? नाउ however regular return of income tax needs to be filed and the agriculture income needs to be declared in the same। फिर भी आपको IT रिटर्न फाइल करना होगा और IT रिटर्न में आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि जितने इनकम आपने क्रिएट किया है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अगला गिफ्ट टैक्स एक्सम्पशन है। अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, ये भी टैक्स एक्सम्पशन है, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, इनकम टैक्स ऑन गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज गवर्न्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए क्राइटेरियाज क्या क्या है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर आपको कोई गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा है, दैट इज कंप्लीटली एक्सम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। The list of relatives is given by the income tax department includes spouse, brother or sister, ascendant of an individual। ascendant मतलब आपका grandfather, grandmother, ये सब बोल सकते हो। There is no limit on the value of gifts received under this category। all gifts received will be exempted। तो अगर आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है। अगला, aggregate value of gifts received is less than ₹50,000 in case of gift received from person other than the relatives। दूसरे से भी आप, अगर आपके दोस्त से आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, ये भी टैक्स फ्री है अगर 50,000 से नीचे है। ठीक है, मतलब गिफ्ट का जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 50,000 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, नाउ if the value exceeds 50,000 then the gift will be taxable under the head income from other sources। अगर 50,000 से ज्यादा कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैटेगरी में। अगला, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पर आपको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है, इसका क्या है। गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन ओकेशन ऑफ हिज ओन मैरिज देन द गिफ्ट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और अपनी शादी के लिए आपको गिफ्ट मिल रहा है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। It should be notified that gifts that are exempted from tax should be received by an individual on his own marriage। ऐसा नहीं कि आपकी बेटी का शादी, बेटे का शादी, भाई का शादी, बहन की शादी, उसमें आपको जो गिफ्ट मिल रहा है वो काउंट नहीं होगा। आपकी शादी में, खुद की शादी में जो गिफ्ट मिल रहा है वो टैक्स फ्री है। नाउ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए गिफ्ट, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। देखिए, इन केस द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय ए पर्सन एज ए गिफ्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग पेड। विदाउट एनी कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रॉपर गिफ्ट, बिना कोई पैसे का अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है तो आपको स्टैंप ड्यूटी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी जब आप रजिस्टर करते हो स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, उस स्टैंप ड्यूटी का टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर है। नाउ अगला पार्ट है, इन केस ए पार्ट कंसिडरेशन इज पेड बाय ए पर्सन रिसीविंग गिफ्ट। अगर आप थोड़े से पैसा पे करते हो, मतलब आपको गिफ्ट ही दे रहे हैं फिर भी आप कुछ पैसे पे किए उनको, क्योंकि वो बहुत बड़ा वैल्यू का प्रॉपर्टी था, मतलब गिफ्ट दे रहा तो आपने सोचा थोड़ा पैसा दे देते हैं, उस टाइम पे क्या है, देन द डिफरेंस बिटवीन पार्ट पेमेंट मेड एंड स्टैंप ड्यूटी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल इफ दैट एक्सीड्स 50,000। वो भी अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको जितने आपने पेमेंट दिया और स्टैंप ड्यूटी जितना है उसके डिफरेंस का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए ना। अगर प्रॉपर गिफ्ट है तो आपको केवल स्टैंप ड्यूटी का देना होगा। अगर आप थोड़े से पैसा पे कर रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी और जितना पैसा आपने पे किया उसके डिफरेंस का टैक्स आपको पे करना होगा। दोनों केसेस में प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगला है LTA एक्सम्पशन। देखिए, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से लीव ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है दैट इज कंप्लीटली टैक्स एक्सेम्प्टेड, पर इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। The exception can be claimed for 2 journeys within India in a block of 4 years। ठीक है, 4 साल के अंदर 2 जर्नीज के लिए आप क्लेम कर सकते हो, वो भी इंडिया के अंदर। फिर देखिए सेविंग बैंक इंटरेस्ट एक्सेम्पशन। देखिए अब सबका सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट का भी इंटरेस्ट है वैसे वो कम रहता है। अब सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ना दोस्तों, वो भी टैक्स एक्सेम्प्टेड है। कितना? 10,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। अगला, इंटरेस्ट ऑन PPF एंड PF। PPF क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PF क्या है? प्रोविडेंट फंड। इन दोनों में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। फिर देखिए एकेडमिक स्कॉलरशिप्स, एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड एज ए स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो टैक्स फ्री। ठीक है, अगर आपको एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। फिर देखिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट से आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते होंगे, कुछ बॉन्ड्स ऐसा है जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स है जो टैक्स एक्सेप्टेड है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15(4)H।
फाइनली लीव एनकैशमेंट और रिटायरमेंट। लीव एनकैशमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब आप एक कंपनी में काम करते हो, हर साल आप कुछ दिन लीव के लिए ऑथराइज्ड है, इसे बोलते हैं एंड लीव। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितने दिन आपका एंड लीव है। अब ये जो लीव है दोस्तों, आप चाहे तो एनकैश भी कर सकते हो। मान लीजिए एक कंपनी ने आपको 30 दिन का एंड लीव दिया है एक साल में, और आपने ओनली 5 डेज का लीव लिया, तो बाकी आपका जो 25 डेज का लीव है ये आप एनकैश कर सकते हो, बेसिकली जमा कर सकते हो। हर साल मान लीजिए आपने 25-25 करके 10 साल में आपने 250 दिन एनकैश किया, ठीक है। अब जब आप रिटायर होंगे ना दोस्तों, ये 250 दिन का पेमेंट आपको मिल जाएगा, और वो पेमेंट जब आप रिटायर होगा ना तब का पेमेंट होगा। देखिए, जब आप ज्वाइन किए होंगे तब आपका बेसिक पेमेंट जो है वो कम होगा, जब आप रिटायर होंगे 10 या 20 साल बाद आपका पेमेंट जो है बड़ा होगा। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपका जो पेमेंट है, 1 महीने का पेमेंट है, उस हिसाब से आपको 250 दिन का पैसे मिल जाएगा। इसे लीव एनकैशमेंट पेमेंट बोलते हैं ऑन रिटायरमेंट। अब ये जो पैसे आपको मिलेगा ना दोस्तों, ये भी टैक्स फ्री है, समझ गए? तो दोस्तों ये सारे मेजर टैक्स फ्री इनकम है इंडिया में। और भी है दोस्तों, जैसे कि हाउसिंग रेंट अलाउंस आपको जो मिलता है वो टैक्स फ्री है। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस जो गवर्नमेंट से मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। आपको गवर्नमेंट से हॉस्टल फी का सब्सिडी मिलेगा, ठीक है, ये भी टैक्स फ्री है। तो इस तरह छोटे मोटे बहुत कुछ है, ओनली मेजर टैक्स फ्री इनकम जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।